बढ़ते हैं मॉल कॉन्सेप्ट में आगे और डिस्कस करते हैं परसेंटेज मास कंपोजिशन एंड स्टोइचियोमेट्री। मास परसेंटेज कंपोजिशन पर आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस करे थे और जो प्रीवियस ईयर नीट और जेईई में आए हुए हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपन ने खत्म करे थे। आज अपन नया टॉपिक लेंगे, दैट इज परसेंटेज मास कंपोजिशन की परसेंटेज मास कंपोजिशन क्या होता है। आप जानते हो कि किसी भी कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट को मिलाते जाओ, आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है, वही आपका क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कंपोजिशन। अब वो किस तरह से निकालना है, अगर हमें मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो वो क्या होगा, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होने वाला है कि उस एलिमेंट का मास कंपाउंड में, कि कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय कि टोटल मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का, इनटू 100। इस फॉर्मूले को जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का मास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। किस तरह से देखना, जैसे हमारे पास एग्जांपल है किसका, ग्लूकोज का, आप सबका फेवरेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है। ठीक है, अगर मुझे निकालना पड़े मास परसेंटेज ऑफ किसका, कार्बन का परसेंटेज निकालना पड़े कि कार्बन का मास परसेंटेज कितना होगा, तो हमें क्या अप्लाई करना है कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, की एलिमेंट का मास कितना है कंपाउंड में। एलिमेंट कौन है, कार्बन। कार्बन कितने हैं, 6, इनटू इसका एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12। तो यहां पर जो मास आने वाला है कार्बन का कंपाउंड में, ग्लूकोज में, वो कितना आने वाला है, 6 × 12 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 × 100। ठीक है, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना निकलेगा आपके पास, 40%। मतलब ये जो कार्बन है ना यहां पर ग्लूकोज में, उसका मास परसेंटेज ग्लूकोज में कितना है, 40%। मतलब इस ग्लूकोज को अगर 100% मास मान रहे हो तो उसमें 40% मास किसका है, सिर्फ कार्बन का है। ठीक है, वैसे ही अपन हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। किस तरह से, अगर मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12, एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 डिवाइडेड बाय 180। तो इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, 6.67 ये वैल्यू आने वाली है। तो हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है ग्लूकोज में, वो कितना है, 6.67%। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन की निकालने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ग्लूकोज का 100% है, जिसमें 40% आपका कार्बन है, 6.67% आपका हाइड्रोजन है। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा, मास होगा, वो क्या होगा भाई, वो ऑक्सीजन ही तो बना रहा होगा, इनके अलावा तो कोई और है नहीं। और है नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन का जो बचा हुआ का 100 में से इन दोनों का माइनस कर दो, तो जो बचा होगा वही क्या होगा, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। या आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। कैसे, कि जैसे ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है तो ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 6, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 180 × 100। यहाँ पे 100 का भी मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। 100 इक्वल टू कितना आने वाला है भाई, हमारे पास 53.33% हमारा ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ रहा है। तो मास परसेंटेज एक्चुअली हमें क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है। आप जानते हो जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट से जुड़ने से बनता है। अब किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है, वही हमें क्या बताता है, मास परसेंटेज। तो कुछ इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है
ए कंपाउंड कंटेन 20% नाइट्रोजन बाय मास if one molecule of a compound contain 2 atom of nitrogen then determine the molecular mass of compound। एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज देके रखा हुआ है दैट इज 20%। हमें ये भी बताया गया है कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं भाई, 2 एटम हैं उस कंपाउंड में। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड क्या करना है, फाइंड करना है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अपन उसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, देखो हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड divided by molecular weight of compound into 100। ठीक है, अब यहां पर मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना देख रखा है मुझे, 20%, तो यहां पर मैंने 20 रख लिया। ठीक है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, हमें ये बताया गया है कि कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है भाई, 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि नाइट्रोजन के 2 एटम है मतलब 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है भाई 14, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड हमें निकालना है इंटू 100। ठीक है, तो यहां से 2 से ये 10 और ये 10 से ये एक 0 कैंसल, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा हमारे पास 140 ग्राम पर मोल। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है हमारे पास वो कितना आने वाला है हमारे पास 140 ग्राम पर मोल। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है अपन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज गिवन था 20% और हमें यह भी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या होगा, हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, पेनिसिलिन एन इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट कंटेन 9% सल्फर बाय मास, डिटरमाइन द पॉसिबल फाइंड आउट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, पेनिसिलिन एन इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट कंटेन 9% सल्फर बाय मास, डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेनिसिलिन एन। पेनिसिलिन एन आप सब जानते होंगे, बायोलॉजी जो स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी से जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा पेनिसिलिन एन क्या होता है। ठीक है, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है। उसमें हमें बताया गया है कि उसमें सल्फर का कितना मास परसेंटेज है, 9% बाय मास। हमें मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेनिसिलिन एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी चीज सोचना, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट तब आ सकता है जब क्या होगा, जब ये हो कि इस एलिमेंट में, इस कंपाउंड में जो एलिमेंट हो वो सिर्फ एक नंबर में हो। ठीक है, जो कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ एक सल्फर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं कंपाउंड का। वो किस तरह से निकालते हैं देखते हैं। जैसे कि अब मास परसेंटेज कितना देके रखा हुआ है 9, मास ऑफ एन एलिमेंट सल्फर 1 मान लिया, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर दैट इज 32, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है इनटू 100। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है कंपाउंड का वो कितना आने वाला है, मिनिमम पॉसिबल वो कितना आने वाला है 32/9 इंटू 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 35.55। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन ने कुछ नहीं करा है, जो भी बेसिक था उसे अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल मतलब कि जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक सल्फर होना चाहिए।
मिनिमम का मतलब तो यही हो सकता है यार, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक सल्फर का एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 × 32 और मॉलिक्यूलर वेट यहां से फाइंड कर लिया। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन हीमोग्लोबिन। हमें हीमोग्लोबिन में आयरन का मास परसेंटेज गिवन है कितना, 0.25%। हमें यह भी बताया गया है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन का वो कितना आ रहा है हमारे पास, 89600 ग्राम पर मोल। हमें यह बताना है कि हीमोग्लोबिन का जो कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन एटम कितने हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो अपन उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अपन को मास परसेंटेज ऑफ आयरन कितना गिवन है, 0.25 इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। अपन को आयरन निकालना है, हमें पता नहीं कितने एटम है, हम कितने मान लेते हैं, x हैं भाई। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है, 89600 इंटू 100। तो यहां से जो x आने वाला है, तो x कितना आने वाला है, 0.25 इंटू 89600 डिवाइड बाय 56 इंटू 100। तो यहां से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने आयरन के एटम होने वाले हैं, 4 आयरन के एटम होने वाले हैं। बस हमने कुछ नहीं करा है, हमें पता लगाना था, तो हमने मान लिया कि x है भाई और x की वैल्यू फाइंड कर ली, और जैसे ही x की वैल्यू आई तो हमें पता चल गया कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन के एटम होते हैं। हीमोग्लोबिन जानते हो ना यार क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो आपका ब्लड है उसका रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण आ रहा है, और उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बात करी अपन ने मास परसेंटेज कंपोजिशन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये कुछ बात करी अपन ने मास परसेंटेज कंपोजिशन पर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें आपको गिवन होंगी और कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है और जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है स्टोशियोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मॉल कॉन्सेप्ट में। चलिए डिस्कस करते हैं स्टोशियोमेट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है मॉल कॉन्सेप्ट में। कई सारे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, लगभग आपका 35 से 40% स्टोशियोमेट्री बनाता है मॉल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे। स्टोशियोमेट्री की अगर बात करें कि स्टोशियोमेट्री क्या होती है, स्टोशियोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। 2 वर्ड कौन कौन से हैं, एक है स्टोशियोन और दूसरा है मैट्रोन। दूसरा क्या है, मैट्रोन। स्टोशियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब एलिमेंट का मेजरमेंट की बात चल रही है। तो स्टोशियोमेट्री के ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि रिएक्शन में आपका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है या आपका कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो स्टोशियोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है और प्रोडक्ट कितना बना है। उसकी बात अपन किस में करते हैं, स्टोशियोमेट्री में करते हैं। तो अपन उसे किस इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टोशियोमेट्री को, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ quantity of reactant and product
एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन रिएक्शन, कि आपकी रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी में आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है और कितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इन सब की बात अपन किस में करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, किस तरह से समझ सकते हैं देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं हेबर्स प्रोसेस का, दैट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। ठीक है, अब यहां पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो आगे लेके जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। NH3 के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर बात करूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो नाइट्रोजन का कितना होगा, 1, हाइड्रोजन का कितना होगा, 3, और NH3 का कितना होगा, 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यह बताते हैं कि जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास 2 मोल NH3 के फॉर्म होंगे। क्या बताता है, दोबारा से सुनना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यह बताने की कोशिश करता है जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल्स फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के जब 1 मोल नाइट्रोजन के जब 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NH3 का हमारे पास 2 मोल फॉर्म होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, आप जानते हो मोल का जो रेशियो होता है वही मॉलिक्यूल्स दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो होता है। मोल्स में आप Na मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना यहां पर यार कि जब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, किसके, NH3 के, क्योंकि जो मोल्स का रेशियो होता है वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जब नाइट्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 ग्राम NH3 फॉर्म होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये मैं नहीं लिख सकता हूं, ये ध्यान रखें, ये जो मैंने लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है इसकी बात करेंगे अभी। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वेट का रेशियो कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर वेट आएगा और मॉलिक्यूलर वेट आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। तो मोल और वेट या मास, इसका रेशियो बराबर नहीं होता है। मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो बराबर होता है, ये कंफर्म बात है, लेकिन मोल और वेट का रेशियो कभी बराबर नहीं होता है। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं। अब जानते हो इसका अगर 1 मोल है तो इसका वेट कितना होगा, कि 1 मोल है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा यहां से ऐसा लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, जब इसका 1 मोल है मतलब इसका कितना है 28 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 3 मोल। तो यहां पर हमारे पास कितना फॉर्म होने वाला है, यहां पर हमारे पास फॉर्म होने वाला है 34 ग्राम NH3। ऐसा नहीं लिख सकता था कि 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके 2 ग्राम फॉर्म हो रहा है, नहीं लिख सकता था। मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूं, इस मोल का रेशियो से जो वेट का रेशियो आने वाला है वो कुछ इस तरह से आने वाला है कि जब नाइट्रोजन के 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास 34 ग्राम NH3 फॉर्म होने वाला है। तो कुछ इस तरह से अपन लिख सकते हैं। वेट का रेशियो ये होगा, वेट का रेशियो ये नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है।
और एक बात गौर करने वाली है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, वो सारे के सारे गैसियस हैं। गैसियस के लिए अपन एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी होगी ना भाई? क्या होती है? PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर मैं यहां पर प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं। प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं। तो देखना, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स के। लेकिन ये गैसियस के लिए अप्लाई होगा, तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, ओनली फॉर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि जब नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NH3 का 2 वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा। नॉर्मल सी बात है, यहां पर ऐसा ही होने वाला है। 1 मोल का वॉल्यूम एट NTP STP कितना होता है? 22.4। तो यहां पर 1 × 22.4, 3 × 22.4, 2 × 22.4, 22.4 सब में कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास 2 वॉल्यूम किसका फॉर्म होने वाला है? NH3 का फॉर्म होने वाला है। तो कुछ इस तरह से अपन स्टोइकियोमेट्री करने वाले हैं। स्टोइकियोमेट्री की सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब आपकी रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप स्टोइकियोमेट्री से जो आंसर निकालने वाले हो, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही नहीं लिख सकते। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस है तब आप ये सब कर सकते हो। सबसे पहले ये देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर मोलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है, फिर उससे हमें पता चलेगा कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कितना मोल हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। तो कई सारी चीजें अपन यहां से निकालने वाले हैं। ये है स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस क्या सवाल बनते हैं, किस तरह के सवाल नीट और जेईई में पूछे गए, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। स्टोइकियोमेट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP evolved by heating of 20 ग्राम ऑफ CaCO3। 20 ग्राम CaCO3 को आप हीट कर रहे हो तो जो आपका CO2 है NTP पर कितना इवॉल्व होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है कि जब आप 20 ग्राम CaCO3 को हीट कर रहे हो एट NTP तो आपका CO2 कितना इवॉल्व होगा एट NTP। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देखते हैं कि CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन को जिस तरह से अपन कर सकते हैं कि हमारे पास CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप उसे क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, तो ये किस में ब्रेक होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। सबसे पहले देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यहां पर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, मतलब ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहां पर मोलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर लिखें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है कि जब इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा तो CO का 1 मोल फॉर्म होगा और CO2 का भी 1 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास कितना है? 20 ग्राम। अब इसका 1 मोल का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ठीक है, आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या? 1 मोल का मतलब है 100 ग्राम इसका। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCO3 का? 100। ठीक है, जब आप इसे 100 ग्राम हीट करोगे तो ये कितना मिलने वाला है? 1 मोल। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एट NTP STP वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब
100 ग्राम को जब आप हीट कर रहे हो तो आपके पास CO2 कितना निकल रहा है? 22.4 लीटर। जब आप 1 ग्राम CaCO3 को हीट करोगे तो कितना निकलेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 100, इतना लीटर निकलेगा। लेकिन आपके पास 1 ग्राम नहीं, आपके पास कितना है? 20 ग्राम। जब आप 20 ग्राम CaCO3 को हीट करोगे तो कितना निकलेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 4.48 लीटर। जब आप 20 ग्राम CaCO3 को हीट करोगे ना तो आपके पास 4.48 लीटर CO2 गैस इवॉल्व होगी एनटीपी पर। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं अपन कि 100 ग्राम से कितना मिल रहा है? 22.4। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 22.4 डिवाइड बाय 100। तो 20 ग्राम से कितना मिलेगा? 1 इनटू दिस। ठीक है, 1 से इतना मिल रहा है तो 20 से कितना मिलेगा? बेसिक लगाया है और सॉल्व हो गया। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 280 ml ऑफ CO2 एट NTP बाय फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन गिवन है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस गिवन है हमें। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या करा गया है कि हमें मार्वल का वेट निकालना है, दैट इज CaCO3 का हमें वेट फाइंड करना है टू ऑब्टेन 280 ml ऑफ CO2 एट NTP पर, जिससे हमें 280 ml CO2 मिल जाए। अब अपन उसे किस तरह से निकाल सकते हैं जरा सा देखते हैं कि देखो कि हमारे पास रिएक्शन क्या है। हमारे पास रिएक्शन है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2O। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब यहां पर अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर बात करूं कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 1 है। इनसे मुझे क्या पता चल रहा है कि जब इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल फॉर्म होगा, इसका 1 मोल फॉर्म होगा और इसका 1 मोल फॉर्म होगा। हमें किससे काम है? हमें CaCO3 और CO2 से काम है। मतलब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखो यार कि जब इसके 1 मोल से CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एट NTP STP। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितना फॉर्म हो रहा है? ये 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर, या ml में अपन को करना है तो ml में अपन कर सकते हैं। ml में अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ml में अगर करना है तो ये हो जाएगा 22400 ml। या फिर अपन उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा सोचते हैं अपन को क्या चाहिए? इसका वेट चाहिए ना। अपन को ये सोच सकते हैं कि 22400 ml के लिए हमें इसका 100 ग्राम चाहिए। कुछ इस तरह से कि 22400 ml CO2 के लिए हमें 100 ग्राम क्या चाहिए? 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। ठीक है, तो 1 ml CO2 के लिए हमें कितना चाहिए होगा कि 100 डिवाइडेड बाय 22400 ग्राम ऑफ CaCO3। तो हमें 280 ml CO2 के लिए कितना CaCO3 चाहिए होगा कि 100 डिवाइड बाय 22400 इंटू 280, इतना ग्राम हमें क्या चाहिए होगा? CaCO3 चाहिए होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.25 ग्राम। मतलब 280 ml CO2 के लिए आपको 1.25 ग्राम आपको CaCO3 चाहिए होगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपका 1.25 ग्राम CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना तो आपके पास 280 ml CO2 इवॉल्व होगी एट NTP STP। ठीक है, इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन ने स्टोइचियोमेट्री लगाई कि 1 से इतना आ रहा है, ये इसके लिए इतना चाहिए, तो अपन बेसिक अप्लाई किया है और सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज अपन ने बात करी है मास परसेंटेज कंपोजिशन पर एंड स्टोशियोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है और कुछ क्वेश्चन करें, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।